नमस्कार साथियों, सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट का एग्ज़ाम जो कि अब 20 जून को होने वाला है, उसको लेकर के मैं लेकर के आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियाँ। संपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है वो यहाँ आपको मैं करवाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस तरह से डिमांड, बहुत सारे कॉल मैसेजेस, तो अब जो है वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो शिक्षण सामग्री, जो विषय वस्तु मुझे चाहिए थी, जैसा मुझे लग रहा था, मैंने वैसा काम किया, इन नोट्स को तैयार किया और अब आपके सामने लेकर के आया हूँ प्रत्येक इकाई वाइज। क्योंकि रीट में कुल 15 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो 15 क्वेश्चन जब शिक्षण विधियों के अकेले आते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली इकाई जिसमें भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, इन 3 बिंदुओं को हम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण की विधियाँ। बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के हम आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की विधियों को पढ़ने से पूर्व क्यों ये कम समझ में आती है, उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि इसको हम एसटीसी या बीएड के साथ या फिर उसके बाद में ही पढ़ते हैं। उससे पूर्व हमारे किसी भी ये एकेडमिक कोर्स में शामिल नहीं होता। दूसरी बात, भाषा शिक्षण की विधियों से जुड़े हुए, जिस तरह से साइको से जुड़े हुए जो शब्दावली जो होती है, उनका अर्थ हमें नहीं पता होता और परिणाम स्वरूप वो हमें काफ़ी परेशान करती है। तो सबसे पहले देखें, शिक्षण विधि ऐसी पद्धति या युक्ति जो शिक्षण को सुगम व अधिगम के योग्य बनाए। शिक्षण विधि का कार्य क्या होता है? ये ऐसी पद्धति या युक्ति होती है, प्रत्येक शब्द को समझते जाएं, जो शिक्षण को सुगम व अधिगम के योग्य बनाए। अध्यापक के लिए जो शिक्षण होता है, जिसे जैसे संधि पढ़ानी है तो संधि को किस तरह से वो सरल तरीके से पढ़ाए, उसे सरल बनाने के लिए जो वो युक्ति या टेक्निक अपनाता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। प्रविधि क्या होती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि प्रविधि में भी वही नाम मिलता है और शिक्षण विधि में भी वही नाम मिलता है। ऐसी युक्ति जो शिक्षण विधि को सफल बनाने में सहायक हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बालक से आप वाचन करवा रहे हैं कि बेटा खड़ा हो, उठ, और ये किताब में ये जो पाठ है ये पढ़, लेकिन अब बालक को पढ़ना ही नहीं आता। तो आपने पहले से डिसाइड करवा रखा था कि पाठ जो है उसकी भाषा सरल है। जब सरल भाषा होती है किसी पाठ की, तो बच्चे से वाचन करवा करके उस पाठ को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बच्चे को किताब पढ़ना ही नहीं आ रही है, तो आपकी वाचन विधि जो है वो फेल हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब वाचन विधि जब फेल हो गई, तो आप बालक से अनुकरण करवा कर वाचन विधि को सफल बनाएंगे। जैसे मान लो आप व्याख्यान विधि से पहले से डिसाइड कर रखा था कि ये जो पाठ है, जिस तरह से सामाजिक में कि ये पाठ है और मैं इसको व्याख्यान विधि से पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको लगा कि आपकी व्याख्यान विधि असफल इसलिए हो रही है, बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपने बोर्ड पर क्या किया, एक नक्शा बनाया, मैप बनाया, भारत का जैसे नक्शा बनाया, और आपने बताया कि इस तरह से देखो, विदेशी आक्रांता हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी होने के कारण से इस तरफ से तो नहीं आए, लेकिन इस तरफ से आए। तो यहाँ आपने क्या किया, उस प्रदर्शन विधि को काम में लिया अपनी व्याख्यान विधि को सफल बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में प्रदर्शन विधि नहीं होकर के प्राय विधि हो गई। अगर आपने पहले से ही तय कर रखा है कि मैं एक नक्शा बनाऊंगा, या फिर चार्ट पर नक्शा बना करके ले जा रहे हैं आप और उस विधि से पढ़ा रहे हैं, तो उस समय प्रदर्शन प्राय विधि नहीं होकर के विधि होगी। लेकिन जब आप प्रदर्शन का केवल अपनी व्याख्यान विधि में जहाँ आप अटक गए, उस केवल अटकाव को, उस बाधा को दूर करने के लिए आपने काम में लिया, उस समय वो प्रविधि बन गई। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे आप। ऐसी स्थिति में वाचन शिक्षण विधि जबकि अनुकरण प्रविधि हो गई। ऐसी स्थिति में कब? जब वाचन विधि में असफल हो रहे थे, आप समझा नहीं पा रहे थे बच्चे को, क्योंकि उसको किताब पढ़ना नहीं आ रहा, या और भी कोई कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपकी शिक्षण विधि वहाँ असफल होती दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी विधि आज के बाद में आप रटेंगे नहीं कि ये विधि मनोवैज्ञानिक है, यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। आप समझेंगे जहाँ बालक सक्रिय हो, जहाँ वो रटने के बजाय सीखने पर अधिक बल हो, जहाँ बालक स्वयं करके सीखे, जिस विधि में बालक रुचिपूर्ण तरीके से सीखे,
ऐसी विधि मनोवैज्ञानिक विधि होगी। और निश्चित बात है ऐसी विधि में गति जो है वो कम होगी, आपके पाठ्यक्रम की स्पीड कम होगी, लेकिन प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होगा। ये सभी बातें एक दूसरे की पूरक है। ऐसा ज्ञान स्थायी होगा, सीखने की गति कम होगी, बालक जब खुद करके सीखेगा समय लगेगा, रटने के बजाय सीखने पर यानी समझने पर अधिक बल होगा। जहाँ बालक स्वयं करके सीखेगा, जैसे प्रयोग विधि से यदि संपूर्ण पाठ्यक्रम को करवाया जाए तो निश्चित बात है बहुत समय लगेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है। लेकिन अमनोवैज्ञानिक विधि उसे कहते हैं जहाँ बालक निष्क्रिय हो, जैसे व्याख्यान विधि। जिस विधि में रटने पर अधिक बल दिया जाए, जैसे व्याख्यान विधि, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। यहाँ व्याख्यान विधि से पाठ्यक्रम झट से करवाया जा सकता है, स्पीड अधिक होती है, लेकिन जो प्राप्त ज्ञान है वो अस्थायी होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। आप लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न उठते होंगे कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो ध्यान रखें, न कोई विधि सबसे अच्छी हो सकती है, न कोई विधि सबसे बुरी हो सकती है। उसका कारण ये है, यदि कोई एक विधि सबसे अच्छी होती तो इस तरह से शिक्षा मंत्री महोदय या शिक्षाविद जितने भी हैं वो एक फतवा जारी करते कि केवल इसी शिक्षण विधि से पढ़ाना है, क्योंकि ये सबसे अच्छी विधि है, शेष किसी भी विधि को आप काम में नहीं लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये विधि अच्छी होती है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में या अलग संदर्भ में या अलग कक्षा के स्तर या प्रकरण के आधार पर यह तय होता है कि इस समय कौन सी विधि अच्छी रहेगी या कौन सी विधि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस समय आपको पाठ्यक्रम को जल्दी करवाना होता है, अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि आपको किसी ऐसे विद्यालय में भेज दिया गया है जहाँ पर हिंदी का अध्यापक नहीं है, अब आपको 6 माह बाद में अपने विद्यालय से हटा करके उस विद्यालय में लगा दिया गया है कि इनको फटाफट, या जैसे कोरोना की स्थिति में मात्र 3 महीने जब स्कूल खुले हैं, ऐसी स्थिति में संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको करवाना है, तो बताओ कौन सी विधि काम में लेंगे। तो कुछ इस तरह की विधियां काम में होगी जो रटने पर अधिक बल हो, जहां पाठ्यक्रम की गति अधिक हो, तो उस समय वो श्रेष्ठ विधि हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है उस परिस्थिति पर। वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, बार बार आता है कि ये विधि वैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक है। जिसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो, ऐसी विधि वैज्ञानिक विधि। जैसे उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अगर ऐसी किसी विधि में ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, वो वैज्ञानिक विधि है। अवैज्ञानिक विधि वो होती है जिसमें शिक्षण सूत्र ना हो। और शिक्षण सूत्र क्या होते हैं ये आप इस तरह से समझें, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, अमूर्त से मूर्त, सरल से कठिन और विशेष से सामान्य। अगर कहीं ये लिखा हुआ है नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, तो भी वो शिक्षण सूत्र हैं। ऐसी स्थिति में भी वो शिक्षण सूत्र ही कहलाएंगे। किसी अलग अलग विधि या अलग अलग टॉपिक पर ये डिपेंड करता है कि कहाँ हमें उदाहरण से नियम की ओर चलना है या नियम से उदाहरण की ओर। इन सब बातों का क्या अर्थ होता है, ज्ञात क्या होता है, अज्ञात क्या होता है, या स्थूल सूक्ष्म क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, इन सब को समझने के लिए हम पढ़ेंगे आगमन निगमन विधि। और उसमें झट से आपके क्लियर हो जाएगा कि आगमन निगमन विधि क्या होती है। धैर्य बनाए रखें, मैं मेरी तरफ से जहाँ आवश्यक होगा वहाँ रुकूंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ गतिपूर्ण तरीके से द्रुत गति से चलूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण जिसका शाब्दिक अर्थ ही है नकल, नकल करते हुए। तो किस तरह से अनुकरण विधि काम करती है, अध्यापक द्वारा अधिगम को सुगम बनाने हेतु विद्यार्थी के समक्ष शिक्षण का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हुए नकल करवाना ही अनुकरण है। सबसे पहले एक आइडियल रूप प्रस्तुत करता है अध्यापक, और फिर जब वो कहता है बच्चों को कि आप भी ऐसा ही करो जैसा मैंने किया है, तो इट मीन्स ये हो गया अनुकरण, यानी ये नकल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी के समक्ष शिक्षण का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हुए नकल करवाना ही अनुकरण है। और अनुकरण निम्न स्तर व उच्च स्तर दोनों के लिए उपयोगी है, अर्थात ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए तथा उच्च प्राथमिक कक्षा या माध्यमिक स्तर दोनों के लिए उपयोगी है। अनुकरण के समय बालक के सक्रिय रहने के कारण यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है और हम समझेंगे किस तरह से ये प्राथमिक और किस तरह से उच्च स्तर के लिए अनुकरण होता है, कौन सी स्थिति में उच्च स्तर के लिए और कौन सी स्थिति में निम्न स्तर के लिए अनुकरण होगा।
निम्न स्तर के लिए अनुकरण, सबसे पहले हम समझते हैं निम्न स्तर के लिए अनुकरण कैसे होता है, क्या होता है। निम्न स्तर के लिए अनुकरण होता है रूपरेखानुकरण। जिस समय आप अध्यापक बन जाएंगे, आपके सामने जो ही एक बालक आएगा अपनी स्लेट लेकर के और कि सर मुझे पढ़ाओ, या वो आगे आ कि स्लेट लेकर के उसने आगे कर दी, तो आप क्या करेंगे, उससे इस तरह से, ये इस तरह से उसे डॉट बना करके देंगे और आप कहेंगे कि ले बेटा इसके ऊपर घुमा, क्योंकि हो सकता है आपने श्यामपट्ट पर लिखा कैसे कबूतर और उसने इस तरह से लिख दिया या उसने इस तरह से लिख दिया, उल्टा क्या लिख दिया, आपको लगा कि इससे मुझे पहले डॉट बना करके ऊपर देने चाहिए। तो ये जो होता है इसे कहते हैं रूपरेखानुकरण। इस विधि में अध्यापक श्यामपट्ट स्लेट या कॉपी पर कुछ बिंदु बनाकर देता है जिस पर कलम घुमाते हैं, ये रूपरेखानुकरण कहलाता है। स्वतंत्र अनुकरण क्या होता है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर आकृति अगर श्यामपट्ट पर उसने बना करके दिया है, इसमें बालक स्वतंत्र है। आपने कै ऐसे लिखा, लेकिन बालक ने जो है वो कै कुछ इस तरह से लिखा है, तो अनुकरण तो है लेकिन स्वतंत्र। आपने डिजाइन कुछ अलग तरह से बनाई थी और उसने डिजाइन कुछ अलग तरह से बनाई है, वो स्वतंत्र है। तो इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक लेकिन फिर भी है नकल अनुकरण, तो ये होता है स्वतंत्र अनुकरण। तो जैसा अपन ने पढ़ा था, स्वतंत्र अनुकरण और रूपरेखा अनुकरण दोनों ही छोटे बालकों के लिए होता है। तो अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर आकृति बना देना तत्पश्चात बालक के द्वारा अनुसरण करते हुए अपनी स्लेट में स्वतंत्र रूप से अनुकरण करना, ये स्वतंत्र अनुकरण कहलाता है। तीसरे तरह का अनुकरण क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न अधिक पूछा जाता है। रचना अनुकरण, गद्य पद्य निबंध जैसी रचनाओं का आदर्श अध्यापक द्वारा प्रस्तुत करने के बाद गद्य जैसे कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टा, संस्मरण, ये सब गद्य होते हैं, जबकि पद्य में किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ होती हैं। या फिर निबंध जैसी रचनाओं का आदर्श अध्यापक द्वारा प्रस्तुत करने के बाद विद्यार्थी जो होते हैं के बाद अध्यापक जो है वो विद्यार्थी से कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरह से समझें, अध्यापक ने एक दीपावली का निबंध लिखा जिसमें उसने प्रथम पंक्ति को इस तरह से लिखा कि उसने इस तरह से लिखा कि हिंदुओं का दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन बच्चे खूब पटाखे छुड़ाते हैं। अब बच्चे से कह दिया गया कि होली का निबंध लिखें और कुछ इस तरह से दीपावली के जो निबंध लिखा हो उसकी नकल करते हुए। अब बालक ने लिखा कि होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, इस दिन बच्चे खूब रंग खेलते हैं। तो यहाँ जिस तरह से पंक्तियाँ अध्यापक ने लिखी है, कुछ उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए बालक होली का निबंध लिखता है। इसका अर्थ ये हो गया कि बालक के शब्द तो अपने होते हैं लेकिन शैली अध्यापक की होती है। जिस तरह से अगर उसने दीपावली के लाभ लिखे हैं सबसे पहले, तो वो भी दीपावली के लाभ लिख रहा है। अगर दीपावली की हानियाँ लिख दी तो बालक भी जो है वो पहले होली की हानियाँ पहले लिखेगा और बाद में यदि दीपावली के लाभ लिखे हुए तो वो भी होली के लाभ बाद में लिखेगा। इस तरह से उसकी शैली वही होती है। अनुकरण करते हुए अन्य निबंध लिखा जाता है बालक के द्वारा, जैसे अध्यापक द्वारा लिखे गए दीपावली के निबंध के आधार पर होली का निबंध लिखना। यहाँ बालक के शब्द तो अपने होते हैं परंतु शैली अध्यापक की होती है और यही इसका दोष है। रचना अनुक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें शैली अध्यापक की होती है, शैली आरोपित होती है, बालक की मौलिकता नहीं होती। जबकि निम्न स्तर का अनुकरण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, जहाँ बालक पूरी तरह से खुद करता है। इसके बाद में देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले भी होंगे। इंग्लिश के अंदर एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, डिट्टो यही प्रत्यक्ष विधि है। डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इस विधि को मौखिक विधि, सैमात्र विधि, प्राकृतिक विधि, निर्माण विधि, देखो और कहो विधि भी कहा जाता है। इस विधि को समझने से पूर्व एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जिस तरह से आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले,
वो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालता है। वहाँ क्या होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है। पंखे को देख करके टीचर कहता है दिस इज़ फैन, बच्चा भी धीरे धीरे दिस इज़ फैन इस तरह से कहने लग जाता है। इंग्लिश की एक बुक आती है, स्कूल जाने से पूर्व हम बच्चे को जो सचित्र यानी पिक्चर सहित एक बुक आती है जिसमें सभी के, वो बिल्ली के या फिर बेट है, डॉग है, गर्ल है, इन सब के चित्र बने हुए हैं। हम उन्हें देख करके कहते हैं दिस इज़ ए कैट, बच्चा भी बोलता है दिस इज़ ए कैट। हम उसे कहते हैं दिस इज़ एन एप्पल, वो भी कहता है दिस इज़ एन एप्पल। दिस इज़ ए फैन, बच्चा भी कहता है दिस इज़ ए फैन। और इस तरह से वो इंग्लिश बोलना सीखता है। अब आप अनुमान लगाएं कि एक बच्चा हिंदी या राजस्थानी भाषा, अपनी मातृभाषा, किस तरह से बोलना सीखता है। हमने पानी को देख करके कहा कि मुझे पानी पिलाना, और हमारे घर में से किसी मेंबर ने हमें पानी पिलाया। बच्चा देख करके समझ जाता है कि इसे पानी कहते हैं, तो फिर वो भी कहता है पानी को पानी बोलता है वो। तो जिस तरह से मातृभाषा एक अच्छे माहौल में, एक भाषाई माहौल में, उस तरह के वातावरण में रह करके सीखी जाती है, उसी तरह से जो दूसरी भाषा सिखाई जाती है वो डायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से किसी वस्तु को देख करके, दिखा करके, उसका चित्र आदि दिखा करके, यदि संभव नहीं हो वास्तविक वस्तु को दिखाना तो चित्र आदि दिखा करके उसे सिखाया जाता है। इसलिए इसे सहमातृ विधि कहते हैं। अब ठीक इसकी अपोजिट बात सुने, यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, तो वो प्रत्यक्ष विधि है, जहाँ मातृभाषा बोली नहीं जाती लेकिन मातृभाषा की तरह दूसरी भाषा को सिखाया जाता है, उसी तरह से, उसी पैटर्न पर, वैसा ही माहौल दे करके। इसलिए इसे सहमातृ विधि कहते हैं। नेचुरल तरीके से सिखाई जाती है, इसलिए इसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। इसे बोलना सिखाया जाता है, इसलिए इसे मौखिक विधि कहते हैं। यहाँ शब्दों को देख करके वाक्यों का निर्माण करवाया जाता है। देखते देखते कहना होता है, इसलिए इसे देखो और कहो विधि कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में अंग्रेजी शिक्षण हेतु 1901 में किया गया था, और भारत में भी अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए ही किया जाता है। भारत में येट्स महोदय द्वारा मद्रास से इसका आरंभ हुआ था, और इस विधि की जो इकाई है वो वाक्य है, यूनिट इसकी बहुत इम्पोर्टेंट। शब्द नहीं है, शब्द नहीं बोलना है, पूरी तरह से सेंटेंस बोलना है। तो इस विधि का उद्देश्य मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सिखाना होता है। जैसे किसी अध्यापक को अंग्रेजी भाषा सिखानी है तो वह कक्षा में बच्चों के सामने जिन शब्दों की अंग्रेजी सिखानी है वह वास्तविक वस्तु, चार्ट, चित्र या मॉडल आदि के रूप में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बच्चे को सिखाना है पंखे को लेकर के कोई वाक्य, तो वो पंखा दिखा देगा, ये वास्तविक वस्तु हो गई। या फूल, तो वो फूल लेकर के आएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हाथी है तो हाथी को वो क्लास के अंदर नहीं लेकर के आ सकता, तो चार्ट पर चित्र बना देगा। या फिर मॉडल, ताजमहल दिखाना है तो मॉडल आदि लेकर के आ जाएगा। तत्पश्चात एक वस्तु को दिखाकर दिस इज़ ए फ्लावर, दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए फैन, इस तरह से बोलते बोलते उनको वो सिखाएगा। दिस इज़ ए फैन, दैट इज़ ए बुक। इस तरह से बच्चों को बोलकर सिखाता है। अध्यापक द्वारा वास्तविक वस्तु, प्रतिमा या चित्र में वस्तुओं का भाषा ज्ञान कराया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें है। बोलकर रचना कौशल का विकास होता है। बोलना रचना कौशल का विकास होता है, परंतु पढ़ना लिखना कौशलों की उपेक्षा होती है। तो यहाँ बोलना और सुनना, इन दोनों कौशल का तो विकास हो जाता है। ये जो रचना है इसको यहाँ आप समझे सुनना। तो बोलना, सुनना, इन कौशलों का विकास होता है, परंतु पढ़ना लिखना इन कौशलों की उपेक्षा होती है। कारण ये है कि यहाँ लिखना नहीं सिखाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी व्याकरण अनुवाद विधि, जिसका उद्देश्य होता है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट, अनुवाद करते हुए लिखना और पढ़ना सिखाना। लेकिन आज तक हम जिस पैटर्न से पढ़ते हैं वो यही विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि। लेकिन आज तक हम बोलना नहीं सीखे। लेकिन इस विधि के अंदर बोलना और सुनना कौशल का विकास होता है। व्याकरण की सहायता इस विधि में नहीं ली जाती। आप स्वयं देख रहे हैं, जहाँ केवल स्पोकन सिखाया जाता है वहाँ व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती। वहाँ नहीं बताया जाता किस तरह से सब्जेक्ट, किस तरह से ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगानी है। व्याकरण की सहायता इस विधि में नहीं ली जाती। इसको ठीक उसी तरह से समझें जिस तरह से हमने राजस्थानी या हिंदी सीखी, बोलना सीखी घर के एक वातावरण में या लोगों को बोलते हुए देख करके, तो क्या हमने व्याकरण थोड़ी सीखी थी कि व्याकरण इस तरह से, फिर सेंटेंस के सबसे पहले कर्ता बोलना है,
तो इस तरह से नहीं सीखा था। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सीखने की गति धीमी होती है, क्योंकि कितने सारे जो शब्द हैं वो हमें वहाँ उनको प्रत्येक के लिए एक वस्तु को या चित्र रूप में दिखाना होता है, परंतु ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बालक किसी वस्तु को देख करके फिर बोल रहा है तो वो स्थायी होता है। वाक्य संरचना का ज्ञान संभव नहीं होता है इसमें, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। केवल संज्ञा शब्दों को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं हो सकता। जैसे, और विशेष करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। त्याग, करुणा, शोक, ये जो मैंने शब्द बोले थे, इनका न तो चित्र रूप हो सकता है, न चार्ट पर दिखाया जा सकता है, न इनका कोई मॉडल हो सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए केवल संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा जैसे शब्द हैं, केवल उन्हीं का ज्ञान करवाया जा सकता है, शेष का नहीं होता है। अतः यहाँ जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें ये दोष है। तो हमने प्रत्यक्ष विधि और अनुकरण विधि, दो विधियाँ पढ़ी है। विधि क्या होती है, प्रविधि क्या होती है, वो जाना। मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, ये हमने सीखा। नेक्स्ट जो है वो आगे हम फिर से कुछ शिक्षण विधियों के साथ आएंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और नेक्स्ट टाइम अब मैं रेगुलर और नियमित रूप से ये जो वीडियो है डालता रहूँगा। शिक्षण विधियों का मात्र 15-20 क्लास में संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो समाहित कर सकने वाले ये नोट्स हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।